Hello everyone, let's start part 2 of our discussion of general biology. So in part 2 we will discuss about diseases. So what is a disease? Disease basically क्या है? कोई भी हार्मफुल डेविएशन है अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर से या फिर उसके फंक्शन से किसी ऑर्गेनिज्म में, उसे हम डिजीज़ बोलते हैं। कोई स्ट्रक्चर आपका नॉर्मल नहीं है या फिर वो फंक्शनल नहीं है तो हम उसे बोलेंगे द पर्सन इज डिजीज्ड। डिजीज़ बेसिकली दो तरीके की हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि वो डिजीज़ अगर किसी एक जने से किसी दूसरे को हो जाती है तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांसमिट हो रही है एक से दूसरे जने को, कम्युनिकेबल है। अगर वो पास ऑन एक से दूसरे को नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे वो कम्युनिकेबल नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को कैंसर है तो क्या कैंसर अगर किसी ए पर्सन को है तो वो उसके साथ अगर बी पर्सन बैठा है तो क्या उसको हो जाएगा? साथ बैठने से वो कैंसर नहीं फैलेगा, तो हम बोलेंगे कि कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। लेकिन आपको अभी पता है कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर वो कांटेक्ट में आ रहा है तो उसको भी वायरस अटैक कर रहा है, तो हम कहेंगे कि कोरोना वायरस कम्युनिकेबल है। ऐसे ही बहुत सारी डिजीज़ हैं जैसे मलेरिया, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी कम्युनिकेबल कैटेगरी में आती हैं। अगर हम बोले कैंसर या कुछ ऐसी एलर्जीज़ जो किसी इंडिविजुअल को ही हो, दूसरे को ना हो, या डायबिटीज़ या जेनेटिक डिजीज़, हम बोलेंगे कि वो नॉन कम्युनिकेबल कैटेगरी में आएंगी। आप देखिए पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज़ पैथोजन से होती हैं और यहाँ पर हम देखें कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ किसी न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से या किसी एलर्जी की होने की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है पैथोजन क्या होता है? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ अच्छे हैं, दे आर गुड, एंड सम आर बैड। जो अच्छे वाले हैं उन्हें हम पैथोजन नहीं बोलेंगे, हम उन्हें ही पैथोजन बोलेंगे जो हमारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही स्मॉल टाइनी थिंग्स हैं, ठीक है, और वो हमें अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं दिखती है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? जैसे कि लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलस बेसिकली किस में हेल्प करता है? आपको कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर आप घर में दही जमाते हैं दूध से तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया का रोल होता है और उस बैक्टीरिया का ये नाम है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स, ये सब बुरे ही हैं। कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे हैं। जो बुरे हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस जो ह्यूमन डिजीज़ कॉज कर रहे हैं वो कैटेगराइज्ड हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद को, जिनको डिजीज़ नहीं होती लेकिन वो डिजीज़ को स्प्रेड करने में पूरा रोल निभाते हैं, जैसे कि मॉस्किटो। तो मॉस्किटो बेसिकली क्या है? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, तो हम इसे पैथोजन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये डिजीज़ स्प्रेड करने में हेल्प कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं ये डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा, ये डिजीज़ स्प्रेड कर रहा है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं उन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स। एनिमल्स भी वेक्टर की तरह काम कर सकते हैं, ह्यूमंस भी वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया से होने वाली कुछ डिजीज़, वायरस से होने वाली कुछ डिजीज़ और वेक्टर्स से ट्रांसमिट या स्प्रेड होने वाली कुछ डिजीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए। आपसे वो बोलेगा कि इबोला वायरस, क्या इबोला वायरस किसी मॉस्किटो से हो रहा है? नहीं, ठीक है। आपसे अगर वो बोलेगा ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस क्या ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है? आंसर इज़ यस। तो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। आपसे वो कैटेगराइज करके क्वेश्चन बना सकता है, जैसे वायरसेस अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, तो वो आपसे क्वेश्चन बना देगा कि इनमें से कौन सी डिजीज़ वायरस से नहीं होती, और एक ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस दे देगा या प्लेग दे देगा, कॉलेरा दे देगा। तो आपको बस बेसिक ये पता होना चाहिए कौन सी डिजीज़ बैक्टीरिया से है, कौन सी वायरस से हो रही है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखेंगे, ये लिस्ट आपके पास है, सामने है, आप इसको थोड़ा सा याद करें। मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ जो आपको याद करने ही है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, एंथ्रेक्स है, साइफिलिस है। साइफिलिक एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जैसे एड्स होती है, लेकिन एड्स बेसिकली किससे फैलती है? वायरस से। तो HIV एड्स बेसिकली आपका वायरल है, ठीक है। अगर आप बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया फैलता किससे है? मलेरिया फैलता है किसी मॉस्किटो की वजह से, उसका नाम है एनोफिलिस मॉस्किटो।
एनोफिलिस मॉस्किटो, हम इसके बारे में डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। स्प्रेड तो हुआ एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से, लेकिन कॉज किसकी वजह से हुआ? कॉज हुआ एक प्रोटोजोआ की वजह से। प्रोटोजोआ मैंने आपको बताया था एक प्रोटिस्ट है, लास्ट स्लाइड में, लास्ट लेक्चर में अगर आप देखें तो प्रोटिस्टा मैंने आपको बताया था किंगडम था, उसके अंदर प्रोटोजोआ एग्जाम्पल था। तो कौन सा प्रोटोजोआ है वो? प्रोटोजोआ कौन सा नाम है उसका वो हम अभी देखेंगे आगे, लेकिन वो प्रोटोजोआ ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। तो चिकनगुनिया है, डेंगी है, ये सब कैटेगरी किससे होती है? मॉस्किटो से फैलने वाली डिसऑर्डर्स है या डिजीज़ हैं, ठीक है। डिजीज़ बेसिकली डेंगी वायरस से ही होती है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि डिजीज़ जो है डेंगी वेक्टर से फैल रही है तो वायरस से नहीं हो रही, हो वायरस से रही है। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ ये कैटेगराइजेशन जो वायरस का है और बैक्टीरिया का है, इसमें कुछ कॉमन डिजीज़ मैंने लिख दी हैं, ये तो आपको याद ही होनी चाहिए। बाकी तो वो कोई भी पूछ सकता है और किसी के पास भी मतलब इतनी लिमिट तो नहीं है कि वो सारी याद करने बैठ जाए। आप सब याद नहीं करेंगे, आप बेसिक कॉमन याद करिए। पोलियो याद करिए, वायरस से होती है। आप स्मॉल पॉक्स याद कर सकते हैं, वायरस से होती है, जो कि हम क्या कर चुके हैं? इरेडिकेट कर चुके हैं, ठीक है। डेंगी आपको पता होना चाहिए, मलेरिया आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ से हो रहा है। इतना बेसिक थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, डिजीज़ स्प्रेड कैसे हो रही है? तो मैंने एक तो बताया वेक्टर के थ्रू, ये मैंने अभी आपको बताया। तो एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया स्प्रेड कर रहा है। कुछ डिजीज़ सेक्सुअल ट्रांसमिशन से हो रही हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हो रहा है, जैसे कि एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और अगर किसी को एड्स है तो वो HIV पॉजिटिव है, ठीक है। तो वायरस कौन सा यहाँ पे एक्ट कर रहा है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। साइफिलिस भी एक बैक्टीरिया से होने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। क्या कंटेमिनेटेड वाटर से हो सकती हैं डिजीजेज? बिल्कुल हो सकती हैं, जैसे कि कॉलेरा, अमीबियासिस। कॉलेरा आपको पता है पीछे, कॉलेरा बेसिकली गंदा पानी पीने की वजह से होती है, पेट खराब होता है इसमें, और ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। एयरबॉर्न, हवा से फैलने वाली डिजीजेस, तो आप सबसे पहला एग्जांपल तो आप इसमें कोरोना वायरस का तो याद रखेंगे ही, वो सबको पता है। इसके अलावा निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये भी एयरबॉर्न डिजीजेस होती हैं। अब देखिए 2018 में यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा? यूपीएससी ने पूछा कि विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिजीजेस, इनमें से कौन सी चीज़ें प्लांट की डिजीजेस को कॉज करती हैं। अब हम सारी प्लांट डिजीजेस या सब कुछ याद करने बैठ जाएं, ये तो सोल्यूशन नहीं है। पर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखो, बर्ड्स हैं, ब्लोइंग डस्ट है, रेन है, विंड है। अब देखिए क्या है कि विंड जब चलेगी तो एयर से कोई डिजीज़ अगर हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब विंड चलेगी तो वो डिजीज़ एक जगह से दूसरे का स्प्रेड हो सकती है। तो समवेयर फोर्थ आंसर होना चाहिए बारिश। जब बारिश होगी तो बारिश का पानी क्या करेगा? फ्लो करेगा। अगर वो पानी फ्लो करेगा तो एक जगह से दूसरी जगह तक डिजीज़ को स्प्रेड कर सकता है, ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस को ले जा सकता है। तो 3B होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि भाई 4 और 3 तो होना ही चाहिए। अब हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं कि जब विंड से हो सकता है तो डस्ट से भी हो सकता है, क्योंकि डस्ट में तो हो सकता है वायरस वगैरह हो, तो हम बोलेंगे 2 भी हो सकता है। और इस तरह से हम अपना आंसर निकालते हैं कि ये लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो पॉइंट ये है कि बर्ड्स क्या डिजीज़ स्प्रेड कर सकते हैं? ऑब्वियसली एक बर्ड एक ट्री से दूसरे ट्री पे जाती है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाती है, तो वो भी अपने थ्रू वेक्टर की तरह एक्ट कर सकती है और अपने थ्रू डिजीज़ को स्प्रेड कर सकती है। तो इसका सही आंसर था ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट है हम डिजीज़ पढ़ेंगे बैक्टीरिया से होने वाली। बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी डिजीज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले डिजीज़ जो हमें पढ़नी है वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये होती है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब माइकोबैक्टीरियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कल वो ट्यूबरकुलोसिस ना लिख के वो माइकोबैक्टीरियम से क्वेश्चन पूछे कि इस बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़, तो आपको अगेन बेसिक पता होने चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो एज एन एस्पिरेंट यू शुड नो। और ये इम्पैक्ट किसको करती है? लंग्स को करती है। तो टीबी बोलते हैं हम इसको। टीबी पल्मोनरी भी हो सकती है और अदर्स फॉर्म में भी हो सकती है, जॉइंट्स वगैरह में भी टीबी हो सकती है। लेकिन जो 80-90% जो हमारी प्रॉब्लम कंट्री में है वो है पल्मोनरी टीबी की, मतलब लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करने की। तो आपको जब टीबी होता है तो क्या होगा? कफ होगा, स्नीज होगा, आप स्पिट करेंगे, बेसिक सिम्टम्स, ठीक है ना। ये आपको पता चल रहा होगा। कफ, स्प्यूटम बेसिकली थूक हो गया, जो कफ आप निकाल रहे हैं। और चेस्ट में पेन होगा, वीकनेस होगी, वेट लॉस होगा, इस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे। और एयर के थ्रू क्या हो रहा है? उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। क्या ये ट्रीटेबल है? क्या ये क्योरेबल है? हाँ जी, आंसर इज़ येस। हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, हम इसको क्योर कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट हमने एंटीबायोटिक्स भी बना ली हैं।
अब देखिए एक वर्ड मैंने बोला एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर हमें क्या करता है, ये ड्रग्स हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है और कहता है ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन दवाई खा लेना, वो हो गए एंटीबायोटिक्स। एक वर्ड होता है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ भी कुछ तरीके के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनसाइड आवर बॉडी प्रोड्यूस होते हैं। इनसाइड आवर बॉडी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। अगर एंटीबॉडीज़ अच्छी हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं, आपकी बॉडी सक्षम है कि वो अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग रख सकती है और बाहर के आने वाले डिजीज़ डिसऑर्डर से लड़ सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ इन दोनों वर्ड्स में कोई भी कन्फ्यूजन मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट्स को हो। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हैं, एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ सेल्स हैं जो आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 2 तरीके के टीबी आजकल के टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक है MDR और एक है XDR। अब MDR और XDR क्या है, MDR मतलब मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट और XDR मतलब एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस। तो ड्रग रेजिस्टेंस होता क्या है, देखो ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया को आपने एंटीबायोटिक दी। एंटीबायोटिक जब आपने इस बैक्टीरिया को दी, इस बैक्टीरिया को दी का मतलब क्या है, आपके अंदर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है, आपने एंटीबायोटिक खाई तो वो बैक्टीरिया बेसिकली क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, आपको डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा, या अगर कॉज कर चुका था तो वो आपको ठीक कर देगा क्योंकि वो मर जाएगा, एंटीबायोटिक आपको ठीक कर देगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप एंटीबायोटिक तो खा रहे हो पर ये ऑर्गेनिज्म मर ही नहीं रहा, तो हम क्या बोलेंगे, ये बैक्टीरिया क्या हो गया है, रेजिस्टेंट हो गया है। अब ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अंगूठा दिखा रहा है कि मुझे एंटीबायोटिक तुम चढ़ाते रहो, मैं तो नहीं मरूंगा। तो डॉक्टर के पास आप जाओगे, डॉक्टर से बोलोगे इस दवाई से तो फ़ायदा नहीं हो रहा, डॉक्टर कहेगा चलो मैं आपको एंटीबायोटिक 2 दे देता हूँ, दूसरी दे देता हूँ। तो दूसरी दूंगा तो हो सकता है वो उससे मर जाए। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट है MDR और XDR का। लेट अस सपोज हम बात कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस, तो वही एग्जांपल ले लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए भी 2 लाइन्स ऑफ ड्रग्स हैं, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में कुछ नाम है और सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स में कुछ नाम है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हो और डॉक्टर से आप दवाई लेते हो तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, इतने टाइम आपने फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स खा लिए हैं लेकिन आपको आराम नहीं हो रहा है, मतलब आप क्या हो गए, आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस का वो रेजिस्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको सेकेंड लाइन पे जाना पड़ेगा और सेकेंड लाइन के बाद थर्ड लाइन पे जाना पड़ेगा, और हो सकता है एक मोमेंट आए कि बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स ही कम पड़ गई, मतलब आप कितनी भी तरीके की एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं आप ठीक ही नहीं हो रहे। तो 2 केस बने, अगर आपके अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम बोलेंगे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है टीबी, मतलब आपके अंदर जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। कौन सी 2 ड्रग्स के अगेंस्ट, रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड। ये नाम नहीं भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन ऑफ जो ड्रग्स हैं उसके अगेंस्ट क्या हो चुका है, आपका बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंट हो चुका है। आपको डॉक्टर ये 2 दवाई देता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आपकी तबीयत अभी भी ख़राब है। फिर डॉक्टर कहेगा चलो कोई बात नहीं, हमारे तो रिसर्च इतनी हो चुकी है कि हम सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स जो हैवी डोजेज़ हैं वो भी हम देख चुके हैं, तो आपको बोलेगा सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स खा लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब आपने सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स खाई तो भी आप ठीक नहीं हुए, तो तब वो केस कौन सा बनेगा, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट या एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट का, जो कि ज़्यादा सीरियस है। और बैक्टीरिया इस केस में किसी भी तरीके की सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स के अगेंस्ट भी क्या हो चुका है, हमारा रेजिस्टेंट हो चुका है। तो पॉइंट यह है कि ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस जगह जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है यहाँ पर टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और धीरे धीरे यहाँ के लोग जब माइग्रेट करते हैं तो वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, US जाते हैं या वो UK जाते हैं, तो वहाँ पर जो है उनको इमिग्रेशन के टाइम पर बोला जाता है कि अपना चेस्ट एक्सरे दिखाइए। जब वो लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो रीज़न क्या है कि वो देखना चाहते हैं कि कोई टीबी का पेशेंट तो नहीं है, XDR या MDR टीबी का, और वो हमारी कंट्री में आके फिर एयरबॉर्न डिजीज़ है तो बाकी लोगों को भी फैलाए। समझ में आया? तो ये MDR और XDR की जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारी कंट्री में बढ़ गई है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा या तो रेजिस्टेंस पे कि बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस होता क्या है, या वो मेंस में क्वेश्चन बनाएगा
कि जिस तरह से डिजीज़ फैल रही हैं उसका सॉल्यूशन एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन है क्या? अगर नहीं है तो क्या रीज़न है, अगर है तो क्या रीज़न है? तो उस केस में आप ये ट्यूबरक्लोसिस का MDR XDR का एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो रहा है उतनी तेज़ी से हमने ड्रग्स की डिस्कवरी नहीं करी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे हम ट्यूबरक्लोसिस में इनिशिएटिव्स इंडिया ने क्या क्या लिए। ये इनिशिएटिव्स बेसिकली आपके मेंस के आंसर में काम आएंगे। आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से हेल्थ से रिलेटेड आए, या फिर आपका क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से रिलेटेड आए, या कंट्री का जनरल डिजीज़ से रिलेटेड आए, तो आप बोलेंगे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ काम किया है। जैसे कि अभी रिसेंटली 2019 में उन्होंने लॉन्च किया टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। या कोई सक्षम प्रोजेक्ट एक लॉन्च हुआ था टाटा की तरफ से, ये एक प्राइवेट बॉडी हो गई टिस, जिसने बेसिकली टीबी पेशेंट्स को हेल्प किया। एक निक्षय इकोसिस्टम वेब पोर्टल बनाया टीबी के लिए गवर्नमेंट ने, और निक्षय पोषण योजना भी चलाई है गवर्नमेंट ने। तो आप इस तरह के एक दो नाम अपने आंसर में जब लिखते हैं तो आपका आंसर अच्छा लगता है, और एग्जामिनर को भी लगता है कि स्टूडेंट वेल अवेयर है। वैक्सीन क्या है टीबी के अगेंस्ट? तो अब वैक्सीन तो एक टॉपिक चल ही रहा है, तो आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन है, ये 1 2 3 4 डिजीज़ के नाम दे देगा, और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अगेंस्ट वैक्सीन नहीं बनी है। तो ऑब्वियसली बात है, कोरोना की तो वैक्सीन बन गई। लास्ट ईयर अगर क्वेश्चन आता है कि कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन बनी है तो हमें पता है आंसर क्या होता। लेकिन जैसे अब वो पूछ सकता है HIV, क्या HIV के अगेंस्ट कॉमर्शियली अवेलेबल वैक्सीन कोई है जो मासिस को, जैसे फेज़ 3 ट्रायल्स में लगाई जा रही है अभी कोरोना की वैक्सीन, मासिस को HIV की वैक्सीन ली गई हो? तो आंसर है नहीं, HIV की वैक्सीन नहीं है। तो इस तरह से टीबी की वैक्सीन को अगर वो पूछता है कि उस स्टेट PCS एग्जाम में, तो सीधा क्वेश्चन पूछता है कि टीबी के अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसका नाम बता दो, तो आंसर है उसका BCG। ये आपकी फुल फॉर्म है, पूरी फुल फॉर्म नहीं भी याद करोगे चलेगा, BCG पता होना चाहिए। ट्रूनेट अभी न्यूज़ में था कुछ टाइम पहले। तो ट्रूनेट बेसिकली क्या है, एक टेस्ट किट है जो टीबी के पेशेंट्स को डिटेक्शन करती है कि किसी पेशेंट को टीबी है या नहीं है। तो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए हमने ट्रूनेट किट्स को चूज़ किया था। ठीक है, अच्छा, टीबी के ट्रीटमेंट की बात आती है तो आपने कुछ एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे सेलिब्रिटीज़ के, जहाँ वो डॉट्स ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो डॉट्स इज़ द श्योर फॉर टीबी, ठीक है, ये उसका लोगो है। तो उसमें बेसिकली डॉट्स का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्सेज। तो कुछ 6 महीने के कोर्सेज होते हैं या 9 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं, जिसमें हम भी टीबी पेशेंट को क्योर करने की कोशिश करते हैं ड्रग्स के। और फिर ये भी बोला जाता है कि आप अपने ट्रीटमेंट को छोड़िए नहीं तो क्या होगा कि बैक्टीरिया पूरी तरह मरेगा नहीं और आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कंडीशन डेवलप हो सकती है। चलो, अब WHO ने क्या काम किया कि अपनी एक रिपोर्ट निकाली, और WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंडिया में ग्लोबली 1/4 टीबी के केसेस हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हो गया आपका इंट्रोडक्शन में काम आ सकता है अपनी आंसर राइटिंग में। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, इंडिया ने भी अपनी एक रिपोर्ट निकाली। ये रिपोर्ट 2020 में आई। इंडिया ने बोला हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि हमारे इंडिया में भी करीबन 24 लाख केसेस तो हैं 2018 के डाटा के हिसाब से, है ना। और WHO ने कहा था 26.9 लाख केसेस हैं। डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसमें अप्रॉक्सीमेटली ये वाला अगर लिख के आते हैं डाटा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये इतना क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये याद रखिए कि 2020 के रिस्पेक्ट में रिपोर्ट पिछले साल आई है, तो इस साल हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ ले कि टीबी रिपोर्ट आई थी तो उसमें कौन से स्टेट्स थी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश या हिमाचल में टीबी के केसेस बहुत कम थे। और स्टेट्स की बात करें, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दादर नागर हवेली या अंडमान एंड दीव, ये जो एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बन चुकी है अब, तो ये बेस्ट सेलेक्ट हुए थे यूनियन टेरिटरी विद रिस्पेक्ट टू कि टीबी में जहाँ पे केसेस सबसे कम है। और ऐसा माना जाता है, इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि 8% जो टीबी के केसेस हैं वो टोबैको खाने की वजह से हो रहे हैं। तो इंडिया में टोबैको कंजम्पशन बहुत है, जिसकी वजह से इंडिया में टीबी के केसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन, उसका रीजनिंग भी दिया कि मैक्सिमम ये रीज़न है। इंडिया का टारगेट क्या है, ये आपका स्टेट PCS एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ सकता है कि इंडिया ने क्या टारगेट बनाया है। इंडिया ने टारगेट बनाया है कि 2025 तक अपनी कंट्री से टीबी को एलिमिनेट करने की। WHO ने अपना ग्लोबल टारगेट दिया है जबकि 2030। तो आप इस पर कंफ्यूज मत हो जाना। UPSC अगर आपको कंफ्यूज करेगी इंडिया का एलिमिनेशन टारगेट है 2030, तो प्लीज़ वो आंसर गलत होगा। ग्लोबल टारगेट 2030 है, इंडिया का टारगेट 25 है। नेक्स्ट डिजीज़ है टाइफॉइड। टाइफॉइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये होती है साल्मोनेला टाइफी नाम के ऑर्गेनिज्म से। साल्मोनेला याद कर लेना,
कंटेमिनेटेड फूड या ड्रिंकिंग वाटर से ये फैल सकती है। वॉमिटिंग होती है, फीवर आता है, डायरिया जैसी कंडीशन होगी जहाँ पेट खराब हो सकता है। और वैक्सीन बिल्कुल अवेलेबल है और एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब ड्रग्स। अब रिसेंटली न्यूज़ में कैसे था, टाइप बार टीसीवी एक वैक्सीन बनी है और वो वैक्सीन है कॉन्जुगेट वैक्सीन। मैं जब टाइप्स ऑफ वैक्सीन आपको पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन कितने तरीके की होती है। अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कॉन्जुगेट वैक्सीन का मतलब होता है कोई एक पार्ट और दूसरा पार्ट, दो पार्ट मिला करके एक वैक्सीन बनाई जाए। तो कॉन्जुगेट कर देना मतलब दो या तीन डिफरेंट पार्ट्स को मिला करके वैक्सीन बनाना। ठीक है, इतना अभी काफ़ी है, बाकी जब मैं डिटेलिंग पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली WHO ने क्वालिफाई कर दिया है इस वैक्सीन को, और ये सबसे पहली टाइफॉइड की कॉन्जुगेट वैक्सीन है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि सबसे पहली टाइफॉइड की वैक्सीन कौन सी है। टाइफॉइड की तो डिफरेंट वैक्सीन बन चुकी हैं, लेकिन कॉन्जुगेट वाली सबसे पहली इंडिया ने, भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। भारत बायोटेक ने अभी रिसेंटली कोरोना की वैक्सीन भी बनाई है, वो आपको नाम पता होना चाहिए। न्यूज़ में इसलिए था कि पाकिस्तान सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसने WHO की रिकमेंडेड वैक्सीन को अपनी कंट्री में यूज़ किया है। बना इंडिया रहा है, यूज़ पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान कह रहा है WHO ने कहा है इसलिए हम कर रहे हैं। सो एनीवेज उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आपको डायग्राम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम डिजीज़ बाय वायरसेस। तो वायरस से होने वाली जो डिजीज़ हैं उसमें सबसे पहला जो डिटेल में आपको जिस डिजीज़ के बारे में जानना चाहिए वो है पोलियो। डिजीज़ तो देखिए बहुत सारी हैं, लेकिन हम सारी डिजीज़ को डिटेल में नहीं कर सकते। हम कुछ 2-3 एग्जांपल्स को अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करके जाएंगे, ताकि हम उन एग्जांपल्स को अपने आंसर में कोट कर पाएँ। अगर हम उन्हें कोट कर पाएंगे तो हमारा आंसर इफ़ेक्टिव और बेटर दिखेगा। तो पोलियो एक वायरल डिजीज़ है। 3 तरीके के पोलियो वायरस के स्ट्रेन्स हैं, जिसे हम बोलते हैं वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इसमें याद रखना कि जो टाइप 1 वायरस है, अभी इसको हमने ग्लोबली एलिमिनेट नहीं किया है, ये अभी भी सर्कुलेशन में है। कौन सी 2 कंट्रीज़ में? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। इन 2 कंट्रीज़ में अभी भी टाइप 1 वायरस देखा जाता है, लेकिन हम टाइप 2 और टाइप 3 को ग्लोबली, मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबली, एलिमिनेट कर चुके हैं। ये एक UPSC इस तरह से परेशान करेगा कि आपको 1 और 2 तो एलिमिनेट हो गए, 3 बचा है, बट आपको परेशान नहीं होना है। आपको यहाँ बता दिया गया है कि टाइप 1 नंबर 1 वाला नंबर 1 पोजीशन पे ही है, आज तक अभी तक वो एलिमिनेट नहीं हुआ है। पोलियो करता क्या है? बेसिकली पैरालिसिस कॉज कर सकता है, सबको पता है, और ये इवन डेथ तक कॉज कर सकता है। और इसके लिए हमारे पास ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स इसके अगेंस्ट इतनी इफ़ेक्टिव अभी नहीं बनी है, लेकिन हाँ, हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन के थ्रू। तो आपको पता है कि पोलियो की ड्रॉप्स डलती हैं, वैक्सीन होती है, वो आपको ऑलरेडी अभी आइडिया है। और पोलियो की वैक्सीन तो बहुत ही कॉमन सी बात है। तो इंडिया क्या एलिमिनेट कर चुका है पोलियो को? बिल्कुल कर चुका है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो 1999 में टाइप 2 सबसे पहले हमने ग्लोबली इरेडिकेट किया, और फिर हमने धीरे धीरे 2019 में आकर टाइप 3 भी ग्लोबली इरेडिकेट कर दिया है। तो एक बॉडी का नाम है GCC, जो ग्लोबल कमीशन है, सर्टिफिकेशन देता है, पोलियो के इरेडिकेशन की बात करता है। और हमने 2019 में ये इस बॉडी ने डिक्लेयर किया कि टाइप 3 जो है पोलियो वायरस, वो हमने इरेडिकेट कर लिया है। ठीक है, क्योर नहीं है, लेकिन इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीन है, मैंने बता दिया है। पोलियो की वैक्सीन 2 तरीके की आती हैं, या तो वैक्सीन ओरली दी जाती है, जैसे बच्चों को ये देखो ड्रॉप्स दी जा रही हैं, या फिर वो उसका कोई इंजेक्शन लगाया जाता है। जो पोलियो की वैक्सीन ओरली दी जाती हैं उसके बेसिकली ये डोजेज़ होते हैं, इतना रिमेंबर या इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लो। बूस्टर डोज लगाई जाती है। बूस्टर डोज से बेसिकली क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या बनेंगी? एंटीबॉडीज़। ट्यूबरक्लोसिस को हम कैसे क्योर कर देते हैं? एंटीबायोटिक्स से। डन। तो इसमें हम ओरल वाले में वीक वायरस लेते हैं। ठीक है, एक वीक वायरस होता है पोलियो का, उसे वीक कर दिया जाता है और वो बच्चों को ओरली दिया जाता है। और जब वो वीक वायरस बच्चों को ओरली दिया जाता है तो उनके अगेंस्ट वो बॉडी में डिजीज़ तो नहीं होती पर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। वैक्सीन का बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन ओरल वैक्सीन से एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो बच्चों के अंदर जाके एक्सक्रीटा जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो वायरस जो है सर्कुलेशन में आ जाता है, और वो उस पॉपुलेशन के सर्कुलेशन में आया था जो अनइम्यूनाइज्ड है, क्योंकि वायरस तो वीक था बट लाइव था। लाइव वायरस यूज़ किया है तो वो एक्सक्रीटा के थ्रू या गंदगी के थ्रू ऐसी पॉपुलेशन में भी जा सकता है जहाँ पर दोबारा से वो
डिजीज़ कॉज करते हैं। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि टाइप 1 और टाइप 3 तरीके की जो वायरसेस हैं वो ओरल वैक्सीन के थ्रू दी जाते हैं। टाइप 1 2 3 तीनों की तरीके के जो वैक्सीन है वो वैक्सीन हम इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं, किल्ड फॉर्म में देते हैं, और ये डिजीज़ कॉज नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, इतनी डिटेलिंग जनरली नहीं पूछनी चाहिए यूपीएससी को, बट स्टिल आपका बेसिक्स क्लियर हो गए। देन इंडिया की आपको पता है 2 बूंद जिंदगी, अमिताभ बच्चन जी आते थे और एडवर्टीजमेंट करते थे, और इंडिया ने इसको क्या काम किया है, इसको इरेडिकेट कर लिया है कम्प्लीटली। इंडिया में जो लास्ट केस देखा गया था वो 13 जनवरी 2011 को देखा गया था। इंडिया ने जो प्रोग्राम सक्सेसफुली लॉन्च किया वो पल्स पोलियो कैंपेन था, पल्स पोलियो प्रोग्राम, और 2014 में WHO ने कहा कि येस, इंडिया को अब हम पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो ये आपको पता है पोलियो ड्रॉप जो है बच्चों को दी जाती है। वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ये स्टेट एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है। WHO का ये कहना है कि 1980 से लेके आज तक पोलियो के कम से कम 99.9% केसेस कम हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अब WHO पे जब आप पे क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आपसे वो पूछता है कि WHO इतना मतलब कहीं कि इफ़ेक्टिव नहीं था कोरोना वायरस को होल्ड करने में या पेंडेमिक को कंट्रोल करने में, तो WHO की क्या मिस्टेक्स थी। तो वहाँ पर ना कहीं आपको लिखना पड़ेगा कि WHO के कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, है ना। तो अचीवमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि WHO ने इस तरह से ये देखा गया कि WHO के इनिशिएटिव की वजह से किस तरह से पोलियो को कंट्रोल करा गया। तो ये फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को आप कैसे यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, बट कहीं ना कहीं ये आपके मेंस में बहुत काम आने वाले हैं। एनीवेज, ये क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि क्या इंडिया में पोलियो एरेडिकेट हो गया है। द आंसर इज़ येस। कभी कभी 1-2 केसेस आ भी सकते हैं किसी कंट्री में, ऐसा पोलियो सर्टिफिकेट मिल गया और दोबारा कभी उस कंट्री में पोलियो नहीं फैलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये बात आपको एक और याद रखनी है कि 2011 में लास्ट केस इंडिया में देखा गया था, लेकिन 2014 में पोलियो फ्री बोला गया। इसका मतलब 3 साल तक WHO पूरी तरह से क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि क्या केसेस आ तो नहीं रहे, कितने आ रहे हैं। जब वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ 3 साल निकल गए हैं, तब जाके वो पोलियो फ्री सर्टिफिकेट देता है। ओके, चलो नेक्स्ट, एड्स, HIV। तो एड्स बेसिकली, एड्स की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम है, सिंड्रोम का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म को, एक ह्यूमन को अगर HIV होता है, एड्स होता है, तो उसको मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक वायरस से होती है कंडीशन, और ये वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो हमें बेसिक कोल्ड किस फॉर्म को ले लेगा, वो निमोनिया की फॉर्म ले लेगा। अगर किसी को सिंपल खांसी जुकाम होना तो उसको निमोनिया हो जाएगा, उसके लंग्स में बहुत इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको टीबी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो टीबी और HIV भी लिंक्ड होते हैं। जनरली देखा जाता है कि जिन लोगों को HIV है उनको टीबी भी हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी वीक हो गई। इम्यूनिटी हमारी वीक हो गई तो हमें बाकी बहुत सारी डिफरेंट डिजीजेस लग जाती हैं। तो ऐसा बोला जाता है इसको सिंड्रोम, क्योंकि मल्टीपल डिसऑर्डर्स कॉज कर देता है इम्यूनिटी वीक होने की वजह से। 2 तरीके के HIV देखे जाते हैं, HIV-1, HIV-2। HIV-1 में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे M, N, O, P। तो हमें सारा कुछ नहीं करना है, बस हमें ये पता होना चाहिए जो ग्रुप M है वो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा हैवॉक कॉज कर रहा है। HIV-1 सबसे बड़ा फैक्टर है थ्रू आउट दी वर्ल्ड वाइड फैलने का। उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, M के अंदर भी ABCD, नॉट फॉर आर पर्पस। हमें उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा एग्ज़ाम में, बस इतना पता होना चाहिए HIV-1 जो है वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, और HIV-2 जो है वो सेंट्रल या वेस्ट एशिया में इफ़ेक्ट देखा जाता है। इसका कोई क्योर है? बिल्कुल भी नहीं है। एंटीबायोटिक्स कुछ हैं अवेलेबल, लेकिन हम 100% नहीं बोल सकते कि वो आपको पूरी तरह से वायरस से फ्री कर देंगी। वो आपकी लाइफ को बढ़ा सकती हैं, लेकिन आपके अंदर से वायरस को मार देंगी ऐसा नहीं कह सकते। वैक्सीन भी इसके अगेंस्ट अभी तक नहीं बनी है। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये तो HIV वायरस का स्ट्रक्चर है, लेकिन जनरल वायरस का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके का ही होता है, जहाँ उसकी बाहर की जो सरफेस होती है उसमें होते हैं प्रोटीन्स। तो ये हम इसको, ये जो लेयर है ये प्रोटीन की लेयर है बेसिकली, और ये वाली अंदर की लेयर भी एक प्रोटीन की लेयर है। तो इस प्रोटीन की लेयर को हम बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड एक जनरल वर्ड है, सिर्फ HIV के लिए नहीं है, जनरल वर्ड है। और प्रोटीन जो होती है, लेयर होती है बाहर की, उसे हम कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रोटीन की बनी है। अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। HIV के केस में जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होंगे। DNA नहीं है, RNA है।
कोरोना वायरस के केस में भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, डीएनए नहीं है। तो डीएनए और आरएनए में जो डिफरेंस है वो मैं बायोटेक टॉपिक में आपको डिस्कस करूंगा। फुल फॉर्म है इसकी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी से आप समझ सकते हैं कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में नहीं होता। ये अभी एक मोटा मोटा डिफरेंस आपने समझ लिया। एक यहाँ पर एंजाइम है, और वो एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम का रोल है आपके आरटीपीसीआर में, जो आप न्यूज़ में डेली सुन रहे हो। अगेन बायोटेक टॉपिक में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, प्लीज़ इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये वायरल एनवलप बोलते हैं, बाहर का एनवलप है, अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, बाहर का एनवलप भी प्रोटीन से बना हो सकता है, अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ये आपको मैंने बता दिया। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है वायरस का। वायरसेस को बोला जाता है कि क्या ये लिविंग है, क्या ये नॉन लिविंग है। साइंटिस्ट आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू डिफाइन वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसीलिए वायरस का कोई किंगडम नहीं बताया था सर ने लास्ट क्लास में। तो आपसे अगर यूपीएससी बोलता है या कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम बोलता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम वायरस का है, तो वो आंसर गलत होगा, क्योंकि वायरस को किसी किंगडम में डाल कैसे सकते हैं। अगर वो बॉडी के बाहर है, वो तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बोल सकते हैं। लेकिन जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो डिवाइड करने लगता है, तो क्या वो डिवाइड कर रहा है तो लिविंग बोल सकते हैं? ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। एचआईवी स्प्रेड कैसे करता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, मैंने ऑलरेडी बता दिया। मदर से फीटस को हो सकता है प्रेगनेंसी के थ्रू, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, अगर किसी को एचआईवी था और उसका ब्लड दूसरे को चढ़ा दिया जाए तो भी हो सकता है। कॉमन सिरिंज, ड्रग्स एब्यूज़ जो करते हैं कुछ लोग और वो कॉमन सिरिंज यूज़ करते हैं, उससे भी एचआईवी कॉज हो सकता है। क्वेश्चन आता है ऐसा एचआईवी कॉज कैसे नहीं होता? सिंपल सलाइवा के एक्सचेंज से, स्वेटिंग से, मॉस्किटो के बाइट से। अब वो यूपीएससी या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम आपको कंफ्यूज करेगा कि मलेरिया तो होता है मच्छर से, है ना, लेकिन फिर एचआईवी क्यों नहीं होता? क्या होता है कि जो मॉस्किटो का गट होता है, उसका जो पेट होता है, वो ऐसी कंडीशन नहीं देता कि एचआईवी का वायरस जिंदा रहे, तो वहाँ पे वो लिविंग नहीं रहता, तो इसीलिए मॉस्किटो के थ्रू वो स्प्रेड भी नहीं करता। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो सलाइवरी ग्लैंड्स में रहता है मॉस्किटो के, तो मॉस्किटो जब आपको बाइट करेगा तो वो जो प्रोटोजोआ है वो आपके अंदर भी आ जाएगा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। क्या एड्स एक पैंडेमिक डिजीज़ थी या है? बिल्कुल है, पूरे वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, तो हम कह सकते हैं कि एक पैंडेमिक डिजीज़ है। इससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि पैंडेमिक, एपिडेमिक, आउटब्रेक, इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस बहुत अच्छे से मैंने इसको मैप के थ्रू आपको समझाया है। पैंडेमिक तो आपको पता ही है कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड किस तरह से फैला हुआ है, एपिडेमिक एक बड़े रीजन में है और आउटब्रेक एक छोटे रीजन में है। हम जैसे बोलते हैं न्यूज़ में, वुहान में क्या हुआ, कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ, ठीक है, और अब जब वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया है तो वो क्या बन चुका है, पैंडेमिक। तो प्लीज़ इस स्लाइड को याद रखें, इससे आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर यूपीएससी इन वर्ड्स में, इन टर्म्स में परेशान करे तो आप गलती नहीं करना। अब पैंडेमिक सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं है 2019 का, इससे पहले भी बहुत सारे पैंडेमिक्स आ चुके हैं। अब आपसे अगर कोई एग्ज़ाम ये बोलता है कि इनको सीक्वेंस में लगाओ, पहले कौन सा आया और बाद में कौन सा आया, तो वो एक टफ क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि स्पेनिश फ्लू देखिए 1918 में आया, सार्स 2003 में आया, फ्लू 2009 में आया, मर्स 12 और बेसिकली सार्स 203। ये कोरोना वायरस यहाँ भी था, इस टाइम पर भी था, लेकिन क्या हुआ कि कोरोना वायरस इतना म्यूटेट हो गया, म्यूटेशन हो गई उसके जेनेटिक मटेरियल में कि अब जाकर वो क्या बन चुका है, इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। तो म्यूटेशंस क्या होते हैं मैं ये बता देता हूँ। जैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या हुए, चेंजेस आ गए, और चेंजेस आने की वजह से वो क्या हो गया, ज़्यादा वायरुलेंट हो गया, मतलब वो ज़्यादा खतरनाक हो गया, ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होने लगा, या आपकी बॉडी में ज़्यादा सिम्टम्स शो करने लगा। तो हम बोलेंगे उसमें म्यूटेशन आ गई है, उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ गए हैं कि अब वो और भी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है या वो वायरुलेंट हो रहा है। तो इसका आप ध्यान रखिए। कोरोना वायरस तीसरा एग्जाम्पल तो है ही, वायरस के हो रहा है, सबको पता है, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जिसमें यूपीएससी आपको परेशान करेगा। वो आपको बोलेगा नोवल कोरोना वायरस और कोविड-19 क्या है। तो नोवल कोरोना वायरस एक टेम्पररी नाम था जो WHO ने दिया, और कोविड-19 उस डिज़ीज़ का नाम है जो कॉज होती है SARS-CoV-2 से। डिज़ीज़ का नाम कोविड-19 है, तो SARS-CoV-2 क्या है, SARS-CoV-2 वायरस है बेसिकली।
और इसको नाम दिया गया एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। 1966 में ये बॉडी बनी थी और इस बॉडी ने वायरस का नाम ये रखा है SARS-CoV-2, डिजीज़ का नाम कोविड-19। तो इन 3 टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स को। ये बेसिक स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का। तो कोरोना वायरस के बेसिक स्ट्रक्चर में आपसे स्पाइक प्रोटीन पूछेगा और वो बोलेगा इसे कोरोना क्यों कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक सन के किरणें होती हैं, स्पाइक्स होते हैं, इस तरीके के कोरोना वायरस के भी स्पाइक्स हैं। तो मैंने बताया था आउटर एनवेलप में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप प्रोटीन है ये स्पाइक में। कुछ लिपिड मेम्ब्रेन भी दिखती है यहाँ पर, मतलब फैट्स की एक मेम्ब्रेन दिखती है और जेनेटिक मटेरियल अंदर दिखता है। तो इस फोटोग्राफ में क्लियरली मेंशन नहीं है, यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा और वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है। कैप्सिड प्रोटीन ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, एनवेलप प्रोटीन्स हैं, सो यू जस्ट नो इट। आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, साइज इसका नैनोमीटर्स में है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ 50 और 200 नैनोमीटर्स, स्फेरिकल शेप है, ठीक है। अब ये 2 वर्ड्स हैं जो न्यूज़ में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपकी बॉडी में जो आपकी सेल है उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर्स। और जो वायरस है उस वायरस के पास जो है RBD है, किस पर है, स्पाइक प्रोटीन पर। तो ये RBD रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन आकर के अटैच करता है आपकी सेल पर और इस तरह से वायरस आपकी सेल के अंदर आ जाता है। समझ में आया। तो ये 2 नाम अगर न्यूज़ में अब आते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। ACE2 जो है होस्ट सेल की सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स हैं प्रोटीन के, और RBD भी प्रोटीन है जो स्पाइक प्रोटीन के ऊपर है, जो इसको यहाँ अटैच करने में हेल्प करेगा और वायरस को बताएगा कि चलो आप हमारे सेल के अंदर जाने के लिए आप तैयार हो। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। व्हाट इज़ हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस भी एक वायरस से होने वाली कंडीशन है। ये इन्फ्लामेशन है लिवर की। तो अगर मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ना बायोलॉजी में पल्मोनरी, तो वह वर्ड होता है लंग्स से रिलेटेड। अगर मैं वर्ड यूज़ करूँगा कार्डियक, तो ये वर्ड होता है हार्ट से रिलेटेड। एक वर्ड होता है रीनल, रीनल वर्ड इज़ रिलेटेड टू किडनी। और ये आपका जो हिपैटिक वर्ड होता है, हिपैटिक, ये वर्ड आपका रिलेटेड होता है लिवर्स। आप इन बेसिक टर्म्स को समझ सकते हैं। कहीं भी आपको आर्टिकल में, न्यूज़ में या कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिखे, आपको रीनल, कार्डियक ऐसे वर्ड्स बोले, ऑस्टियो बोले, तो मतलब बोन से रिलेटेड है। चलो, तो ये किसका इन्फ्लेमेशन है? इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग किसकी है? लिवर की स्वेलिंग है। तो डिजीज़ ये कंडीशन कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करती है? लिवर में। तो आपको कैसे हो रही है डिजीज़? ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से, टॉक्सिन्स, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन लेने की वजह से। क्योंकि आपको जो लिवर करता है ना, वो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, वो गंदी चीज़ों को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। और हिपैटोट्रॉपिक एक ग्रुप है वायरसेस का, ABCDE करके हैं, जो ये डिजीज़ेस कॉज करते हैं। अब देखो, ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन क्या है हेपेटाइटिस के अगेंस्ट? सो आंसर है देयर आर वैक्सीन्स। यस, वैक्सीन तो है। किसके अगेंस्ट? हेपेटाइटिस A के अगेंस्ट भी है, हेपेटाइटिस B के अगेंस्ट भी है, लेकिन देयर इज़ नो वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस C के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस A और E तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। इसका मतलब देखो, वो तो होता है बॉडी में, यह वायरस जाता है हेपेटाइटिस A का, हेपेटाइटिस E का, और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता और हमारी बॉडी अपने आप रिकवर कर जाती है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C का वायरस हमारी बॉडी में जाए तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसमें C तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और उसकी वैक्सीन भी हमारे पास नहीं है। तो ग्लोबली डिसाइड क्या हुआ कि एलिमिनेट करना है वायरल हेपेटाइटिस को। कब तक? 2030 तक। टीबी के लिए भी 2030 बोला है टारगेट WHO ने, और हेपेटाइटिस के लिए भी 2030 बोला है। आपके लिए याद करना आसान हो गया। ईयर 2020 जो है एक थीम ईयर बनाया गया। किसके लिए?
हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर बनाने के लिए। ये आपको याद होना चाहिए, एक सिंपल है। WHO ने बोला कि हम 2020 ईयर को हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर बनाने के लिए एक थीम देते हैं और हम प्रिवेंट करेंगे हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को, जो बेसिकली मदर्स हैं और जो न्यू बॉर्न है उनमें हेपेटाइटिस बी ना हो। तो बी और सी हैं जो कॉमन कॉज करती हैं डेथ के लिए। और नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम 2018 में ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था प्रोग्राम। 2018 में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, इन सभी कंट्रीज़ ने सक्सेसफुली हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इंडिया नहीं कर पाया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछता है, सोसाइटी का पूछता है, इंटरनेशनल रिलेशन में पूछता है कि बहुत सारी डिजीज़ हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, लेकिन कुछ डिजीज़ हम देख पा रहे हैं कि आसपास की कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, एलिमिनेट कर रही हैं। तो इंडिया में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो आपको वहाँ पे सोसाइटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, ये सब को बना करके एक आंसर बनाना पड़ेगा। इसमें बेसिकली एक एग्जांपल है, श्रीलंका ने मलेरिया फ्री बोला था अपने आप को कि हम जो है मलेरिया फ्री हो गए हैं। WHO ने भी कहा कि यस, श्रीलंका मलेरिया फ्री हो चुका है। 2018 की न्यूज़ है ये। तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो अलग अलग तरीके की डिजीज़ से क्या हो रही हैं, फ्री हो रही हैं, पर इंडिया नहीं कर पा रहा। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम्स हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन UPSC या कोई स्टेट एग्ज़ाम पूछता है तो वो एक अच्छा क्वेश्चन होगा। वहाँ पे आपको सभी फैक्टर्स, सभी पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि जो भी न्यूज़ में अभी रिसेंटली था कि ऑटोमेटेड कोरोना वायरस टेस्टिंग डिवाइस बनाई गई, जिसका नाम रखा कोबास 6800। ये लॉन्च करी गई, जो कि डिटेक्ट करती है हेपेटाइटिस बी और सी को भी और कोरोना वायरस को भी। सो इट जस्ट जनरल स्टेटमेंट UPSC बना देगा कि कोबास 6800 क्या है। ये कोई स्पेस रॉकेट है या ये कोई पर्टिकुलर कोई एनवायरनमेंट से बचाने की मशीन है, XYZ कुछ भी पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ हेपेटाइटिस बी और कोरोना वायरस टेस्टिंग किट। 4 डिजीज़ेस ऐसी हैं जिसको WHO ने बोला कि हम एंडोर्स करते हैं इनके पर्टिकुलर डेज, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिसमें सबसे पहली है HIV एड्स। 1 दिसंबर, ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी कि 1 दिसंबर को इस तरीके से एक लोगो बना आता है न्यूज़पेपर्स में और वो बताता है इट इज़ HIV एड्स अवेयरनेस डे। बट ये भी आपको याद रखना है कि TB इज़ 24 मार्च, मलेरिया इज़ 25 अप्रैल एंड हेपेटाइटिस भी उसमें इंक्लूडेड है 28 जुलाई। अगर कोई स्टेट एग्ज़ाम ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सी डिजीज़ को एंडोर्स करता है एज अ प्रॉपर डे WHO, तो वहाँ प्लीज़ हेपेटाइटिस का नाम मत भूल जाना। क्वेश्चन देख लेते हैं हम हेपेटाइटिस पे UPSC ने कैसे पूछे। देखो, 2013 में क्वेश्चन पूछा और फिर 2019 में भी क्वेश्चन पूछा। 2013 में क्वेश्चन पूछा कि कौन सी डिजीज़ हैं जो ट्रांसमिट हो सकती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन। तो कौन सी डिजीज़ की बात कर रहा है ये? कम्युनिकेबल की बात कर रहा है। तो उसमें पूछ रहा है टैटू से कौन सी डिजीज़ हो रही है। तो टैटू आपको पता है, लोग अपने बॉडी पे बनवाते हैं टैटू। तो टैटू अगर कोई एक बंदा बना रहा है अपनी बॉडी पे और फिर वही मशीन को हम दूसरे की बॉडी पर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स हो सकता है, ब्लड हो सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है तो ऑप्शन 3 तो आना ही चाहिए, HIV एड्स। आपके ये तीनों में से आंसर है। अब आपसे बोला हेपेटाइटिस बी और चिकनगुनिया क्या टैटू से हो सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए चिकनगुनिया किससे फैलता है? मॉस्किटो से। तो अगर ये बात आपको पता होती कि मॉस्किटो से चिकनगुनिया फैल रहा है तो आप 1 को टिक नहीं करते, तो आप कहते ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं है। सो असली आंसर इसका क्या निकला? बी। तो यस, हेपेटाइटिस बी टैटू से हो सकता है, एक वायरल डिजीज़ है। तो इस तरह से आप UPSC में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपनी लिमिटेड नॉलेज से। अब देखिए, उसने 2019 में तो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया हेपेटाइटिस बी पर और हेपेटाइटिस सी पर। उसने बोला, पहला स्टेटमेंट दिया, उसने पूछा है पहली बात तो इनकरेक्ट कौन सा है ना। तो पहला स्टेटमेंट उसने दिया हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। तो हमें पता है ये भी वायरस से होता है, ये भी वायरस से होता है। तो येस, दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1 पर्सन टू सेकेंड पर्सन। और ये सेक्सुअली कांटेक्ट में भी जब लोग आते हैं तो हो सकता है कि इन्फेक्टेड से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को हो जाए। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अगर सभी स्टेटमेंट्स को आप देखें, वैसे आप इसको देख लीजिएगा, अगर आप सेकंड बी स्टेटमेंट को देखें तो हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। तो UPSC ने क्या किया? बी को सी बना दिया और सी को बी बना दिया और आपसे इस सिंपल से फैक्ट को पूछ लिया। तो अगर आपने ये टॉपिक थोड़ा सा भी न्यूज़ में कहीं पढ़ा होता
और आपको वैक्सीन्स का पता होता तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये स्टेटमेंट तो मुझे गलत लग रहा है। तो इसमें फिर क्या होता है ना कि अगर ये बेसिक सा पॉइंट आपको पता होता तो बाकी स्टेटमेंट्स को आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, मुझे लगता है कि मैंने इसको अच्छे से बता दिया है आपको। अब देखो, इसने एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ तो ऑलरेडी पूछ ही लिया कि हेपेटाइटिस बी सी में से वैक्सीन किसकी है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अब भी इस साल वो बना दे कि 4 डिजीज़ दे दे और वो पूछे कि वैक्सीन किसकी है और किसकी वैक्सीन मार्केट में नहीं है, तो देन इट वुड बी अ सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक और डिजीज़ है, एक और कंडीशन है जो वायरस से ही होती है। इसे हम फ्लू के नाम से जानते हैं। 3 तरीके के इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, वायरस ए और टाइप बी और टाइप सी। देखिए ध्यान से कि टाइप ए हो, बी हो या सी हो, तीनों ही ह्यूमंस को हो रहे हैं। अगर तीनों ही ह्यूमंस को हो रहे हैं तो हेपेटाइटिस ए है जो एनिमल्स में है, बी और सी एनिमल्स में नहीं हो रहा। ये पार्ट अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि टाइप बी और टाइप सी एनिमल्स में नहीं होता, टाइप ए ही है जो एनिमल्स में होता है। ये एक्सट्रीमली सीवियर है और एक्सट्रीमली हार्मफुल है और ये एपिडेमिक भी हो जाता है। चलो, टाइप बी और टाइप सी तो रेयर है, लेकिन टाइप बी जो है वो भी कॉमन और लेस सीवियर है। तो आपको अब ध्यान रखना है टाइप ए, इसे हम एवियन फ्लू वायरस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि आपने रिसेंटली अभी सुना H1N1 वायरस के बारे में। H1N1 वायरस जो था आपका स्वाइन फ्लू था। ये स्वाइन फ्लू आपको 2017-18 में तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। तो अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि ये किससे हुआ, तो आपने बोला ये तो स्वाइन फ्लू है, मुझे पता है इसका आंसर, लेकिन उसने क्वेश्चन दे दिया H2N2। फंस गए, ये बर्ड से हो रहा है या वो स्वाइन से हो रहा है। स्वाइन इज़ बेसिकली पिग। तो आपको ध्यान रखना है कि H1, H2 और H3 जब इस तरीके के नेमिंग वाले फ्लू आते हैं कभी एग्ज़ाम में या क्वेश्चन आता है इन पे, तो आपको ध्यान रखना है वो स्वाइन फ्लू से हो रहे हैं, दैट इज़ पिग। अगर H5, H7, H9 आता है तो आप बोलेंगे वो बर्ड से हो रहा है, एवियन फ्लू। तो रिसेंटली जनवरी में भी अभी 2021 में बहुत न्यूज़ फैली कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत लॉस हो रहा है क्योंकि फ्लू फैलने की खबर आ गई है। तो ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है, आप अभी अखबारों में देखेंगे आपको पता चलेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि H1, H2, H3 स्वाइन से रिलेटेड है, H5, H7, H9 बर्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये आता है ये H का मतलब क्या है? H इज़ बेसिकली हेमाग्लूटिनिन, एक प्रोटीन है, सरफेस प्रोटीन, और N जो है ये दूसरा प्रोटीन है, Na न्यूरामिनिडेज। ये 2 सब टाइप है प्रोटीन्स के। तो H5N1 या H7N9 या H9N2 ये कैसे वायरसेस हैं? एवियन वाले। तो अभी जो हाईली पैथोजेनिक फॉर्म है वो है एवियन इन्फ्लुएंजा ए H5N1, जो बर्ड्स में होता है और बहुत कंटेजियस है। एशिया में H5N1 क्या है? डेडली है पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए। अब इंडिया का स्टेटस जान लेते हैं। 2019 में इंडिया ने डिक्लेयर किया अपने आप को एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री। तो कौन सा वाला? H5N1। इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट H7 या H9 वाले वायरसेस से हम फ्री हो गए। हम पर्टिकुलर स्ट्रेन से, एक पर्टिकुलर स्ट्रेन से फ्री हो गए जिसका नाम H5N1 है। क्योंकि पता है क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं। उन वायरसेस में बहुत सारी चीज़ें, लेट्स से 99% दे आर कॉमन बट 1% दे आर डिफरेंट। डिफरेंस कहाँ आएगा? उनके आरएनए में। डिफरेंस कहाँ आएगा? उनके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। तो हम उनको दूसरा नाम दे देंगे। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको नोटिफाई करती है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये इसको नोटिफाई करती है। और रिसेंट आउटब्रेक जो मैंने अभी बताया जनवरी 2021 में देखा गया, वो H5N8 का था। तो अब H1N1 पूछेगा तो आपको पता है वो स्वाइन है, H5 से पूछेगा आपको पता है वो इन्फ्लुएंजा एवियन है। दिस इज़ बेसिक थिंग जो हमें एज अ एस्पिरेंट नहीं पता होती, और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम कहते हैं कि कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, कहाँ से पढ़ें। बट देखिए आपका ना ये टॉपिक बहुत आसान है, आपको बस इतना पता होना चाहिए था कि स्वाइन के लिए कौन से वर्ड्स और कौन से अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं और एवियन के लिए कौन से, एंड द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। ये अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए एज एन एस्पिरेंट। अब देखिए 1980 में स्मॉल पॉक्स को ग्लोबली इरेडिकेट कर दिया गया, वो भी एक वायरस डिजीज़ थी। और 2011 में रिंडरपेस्ट नाम की एक वायरल डिजीज़ जो कैटल में होती थी, उसको भी हमने इरेडिकेट कर दिया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, कोई स्टेट एग्ज़ाम इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है, इसलिए मैंने स्लाइड में डाला, हम इसका आंसर निकाल सकते थे। H1N1 मैंने अभी बता दिया, स्वाइन फ्लू तो ये तो ऑब्वियसली आउट एंड आउट फ्री के 2 मार्क्स थे, अगेन मैं बोलूँगा। लेकिन 2015 में स्वाइन फ्लू क्या थी? बहुत ही
अनकॉमन डिजीज़ थी, अनकॉमन कंडीशन थी, तो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इट वाज अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर हम एंड करते हैं अपने जनरल बायोलॉजी का पार्ट 2 सिंप्लीफाई सिविल्स, आपकी हेल्प के लिए, आपकी तैयारी को सिंप्लीफाई करते हुए। थैंक यू।